नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड पर। आप बिहार ई विमर्श देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और अब जो शख्सियत इस बीच हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि वो अपने बयानों की तुकबंदी के साथ साथ अपनी चिट्ठियों को लेकर बेहद मशहूर रहते हैं राजनीतिक गलियारों में। अगर उनकी बात अपनी सरकार और अपनी पार्टी के पक्ष को रखने के लिए जानी जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमला कैसे किया जाता है और कैसे घेरा जाता है उसकी भी कई गवाही दी जाती है, उसका भी कोई सानी नहीं रहता है। लाजवाब कर देते हैं वो तमाम लोगों को अपने जवाब से। बात हम कर रहे हैं, जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री नीरज कुमार जी की। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी आपका जी बिहार झारखंड के ई विमर्श पर। जी धन्यवाद सर। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसा हमने कहा कि जो आपकी बयानों की तुकबंदी होती है, जो आपके स्लोगन्स होते हैं, क्योंकि पार्टी के प्रचार के लिए भी आप ऐसी लाइन लिखते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को छूती हुई जाती है, उनके मन में बैठ जाती है। मैं जेडीयू के स्लोगन्स की बात करूं तो कहा गया नई सोच नया बिहार। मैं देखिए मेरे मुंह में आ गया यहां पर आरजेडी का स्लोगन, बिहार के नाम नीतीश के काम, विकसित बिहार नीतीश कुमार। यह भी स्लोगन दिया गया, नीतीश में विश्वास और बिहार में विकास। ये आपके स्लोगन। और उधर बात अगर हम आरजेडी की कर लें, वो तो कह रहे हैं कि नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। युवा सरकार से मतलब देखिए, सबसे पहले तो जो दिखता है वही आम लोगों को महसूस होता है। तो ये नारे हैं, नारे का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है और एक भरोसा होता है। युवा सोच जैसे हमारा है कि विकास की रफ्तार, तो इसका एहसास तो गांव में चले जाइए, आपको एहसास हो जाएगा। सड़कें, बिजली, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमने काम करने की कोशिश की है। अब युवा सोच, अब युवा सोच का मतलब क्या होता है? नई पीढ़ी को नैतिक बल की अवधारणा पर मजबूत करना, उसके बुनियादी सोच को और विकसित करना। अब बताइए, हम पर रहे आरोप, हम रहे जेल में, हम प्रवचन दें भ्रष्टाचार पर, तो जनता मुस्कुराएगी ना। हम युवा सोच के अपने आप को प्रतिनिधि होने का दावा करें और हम पर 420 का आरोप हो। 420, ये देश के अंदर में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन पर नहीं आरोप होगा। ये हमारी समझ से संभवतः पहले होंगे। नहीं, वो तो युवा मुझे भी नहीं सोच का मतलब क्या होता है? वो तो कहते हैं मुझे भी नहीं थी तब के आरोप पता ना। अब जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं मूछे भी नहीं थी, दाढ़ी बिल्कुल। अगर मूछे नहीं थी तो यही तो बताइए ना। जैसे हम लोग बेटी का जन्म होता है तो बेटी को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, तो बेटी का जन्म होने से राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं तक के उनको एक सहायता राशि उपलब्ध कराती है। लेकिन आपको मूछ भी नहीं था और आप संपत्ति, इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया आपने। तो यही तकनीक बताइए ना युवाओं को कि भाई ये कौन सी तकनीक है कि 26 वर्ष के उम्र में 26 संपत्ति। क्या युवा सोच के लिए नेतृत्व का भी युवा होना जरूरी है? क्योंकि इशारा तेजस्वी यादव का साफ तौर पर इधर ही है। नहीं, अगर युवा नेतृत्व के लिए युवा होना आवश्यक है, भाई उसकी सोच महत्वपूर्ण है ना। अब जेल में भी युवा है कोई, तो कहेगा कि हम युवा सोच दे देंगे? कोई अपराधी है, गुंडा है, लंपट है, भ्रष्टाचारी है, विभिन्न धाराओं का आरोपी है, वो भी कह देगा कि हम युवा सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे युवा सोच का मतलब क्या होता है? वो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी भविष्य की रूपरेखा है, उसके पास नैतिक बल होना चाहिए ना। मोरल वैल्यू नहीं रहेगा तो आप समाज को लीड कैसे करिएगा? आप रहिएगा 420 के आरोपी, आपके पास रहे आप सोना का चम्मच लेकर जन्म लीजिएगा। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो कहते हैं कि आप आरोप क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं अभी तक। आपने कितने दिन पहले ये आरोप लगातार लगते रहे कि आप केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके आपने सरकार को गिरवा दिया, आपने अपनी सरकार दूसरे सहयोगियों के साथ बना ली। तो इतने साल बीतने के बाद भी आप अब तक क्यों आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं? क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? अब देखिए, यही विरोधाभास है। पिता जब सीबीआई के हवाले जाते हैं तो कहते हैं कि सामाजिक न्याय का आंदोलन किए थे इसलिए, और जब श्रेय लेने की बात होती है
राजनीतिक संदर्भ में, हालांकि उसकी कोई भूमिका नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलते हैं कि सीबीआई जांच का तो हम ही मांग किए थे, तो पिताजी का अगर सीबीआई ने जांच किया तो वही सही किया। उस समय सीबीआई से गलत और आज सीबीआई सही, यही होता है मामला, यही युवा सोच है। अगर आप पर देखिए आरोप की प्रक्रिया होती है, लालू जी पर कब आरोप लगा था भाई? लालू जी 5 बार से जेल गए हैं ना, मैंने इमरजेंसी का आंदोलन छोड़ दीजिए तो 5 बार जेल गए। ये तो कोई दलितों को हक दिलाने के लिए तो नहीं गए, अति पिछड़ों के हक के लिए तो नहीं गए, कब्रिस्तान की घेराबंदी के आंदोलन में तो नहीं गए, ये किस मामले में जेल गए? ठीक है, तो एक न्यायिक प्रक्रिया। अब अगले सवाल पे जवाब चाहिए, बताना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं, मुझे अगले सवाल पे यह जवाब चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चुनौती देते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और चाहे वो विधानसभा में जब एक दिन का सत्र हुआ या इससे पहले भी, और वो लगातार कहते हैं कि हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए। हाल ही में भी हमने देखा जिस तरह से जेडीयू की रैली हुई, उस रैली से पहले भी सामने आए, वो कहा कि हमें इन सवालों का, बेरोजगारी का, गरीबी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल के जवाब चाहिए। फिर उसके बाद रैली के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जवाब हमको नहीं मिला। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये इस तरह की दाएं बाएं की बात करके जनता को क्या लग रहा है आप संतुष्ट कर लेंगे? जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चलिए आपका ये मानना है या आप जो भी कहिए कि उनके खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं आप उन सवालों को तो खारिज नहीं कर सकते, सवालों के जवाब देना होगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो हम ही काफी हैं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी यादव जी। आप यह मानते हैं ना कि बिहार में आप भी अपनी वैकल्पिक राजनीति के केंद्र हैं? आप यह मानते हैं ना कि हम एजेंडा तय कर रहे हैं, उसका जवाब आप दीजिए। तो इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि चूंकि आपका राजनीतिक दल के जो मुखिया हैं माननीय लालू प्रसाद जी ने 10 मार्च 1990, डेट याद रखिएगा रविंद्र जी, 10 मार्च 1990 को उन्होंने 3 प्राथमिकता बताई थी। शिक्षा, सबको रोजगार, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता उन्होंने बताई थी पलायन रोकना, और तीसरी प्राथमिकता बताई थी कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना एवं विकास के कार्य किया जाना। और ये प्राथमिकता कहां उन्होंने कहा था? ऑल इंडिया रेडियो को अपने संबोधन में, प्रथम संबोधन में, जैसे माननीय देखिए नीरज जी, इतना जी ने कहा, अगर हम इतनी पीछे चले जाएंगे, वो ठीक है, आप कंपैरिजन मत कीजिए ना, लगातार कंपैरिजन, 15 साल बना, 15 साल लोग आजिज आ चुके हैं, तो समझिए आप लोग ये जानना चाह रहे हैं पिछले 5 साल में क्या काम किया, लोग ये जानना चाह रहे हैं 15 साल में क्या काम किया। कंपैरिजन नहीं करना चाह रहे हैं लोग 15 साल का लेखा जोखा आपसे चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, नहीं आप, अरे बिल्कुल लेखा जोखा तो मैं दे रहा हूं, वही तो मैं आ रहा था आप पर कि हमने कहा कि सुशासन सुशासन सुशासन, हमने ही प्राथमिकता तय की। अब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन सवालों को, तो भाई आपको तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको काम करने का मौका मिला इस बिहार के अंदर में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विस्तार से सारी बातों की चर्चा कल भी की है। हम केवल एक रोजगार की चर्चा करना चाहते हैं, एक रोजगार की केवल, कि इस बिहार के अंदर में जब आपको काम करने का मौका मिला तो आपने 19,538 अस्थायी नियुक्ति किया शिक्षक छोड़ करके, और हमको मौका मिला तो हमने 1,53,100 जो बीपीएससी से, कर्मचारी चयन आयोग से या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से, विभिन्न, वो तो लिस्ट मांग रहे हैं 1 लाख की, जिनका आप जिक्र करें, इसके अलावा 10 लाख की जो बात कही तो उसकी लिस्ट मांग रहे हैं। लिस्ट दीजिए ना फिर। कौन सा लिस्ट? रोजगार जिनको मिला, लिस्ट कौन सा लिस्ट बताइए ना, हम बता रहे हैं। रोजगार, अरे वो तथ्यगत है, जहां कहेंगे वहां पहुंचा देंगे उनको, समय तय कर लें। शिक्षक नियोजन हमने किया 3,49,000, उन्होंने शिक्षक नियोजन किया था 33,499 शिक्षा मित्र सहित। इसका डाटा तो मेरे पास उपलब्ध है। और डाटा के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं रविंद्र जी, जिस पंचायत की मर्जी करे उनको, जहां की मर्जी करे, आप उनसे सूची ले लीजिए, हम उनको नाम सहित, पिता का नाम सहित, पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया सहित सारे तथ्यों को दे देंगे। रोजगार के मामले में मैंने कहा, विकास के मामले में, जो आधारभूत संरचना के मामले में क्या प्रमाण चाहिए तेजस्वी जी?
आपके घर में बिजली थी फुलबरिया में, सड़क था, गली बनाया था आपने, बिजली का तार बदला था आपने। और मैं आपकी जानकारी देना चाहूं, उनका जो ननिहाल है, तो जब उनके माँ पिता मुख्यमंत्री थे तो राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाया गया था, वहां भी 16 कमरा हम ही लोग बनाए। ये कमरा नहीं बना पाए थे, नामाकरण तो विद्यालय का इन्होंने कर लिया था। तो पैमाना क्या मतलब है? आपका कहने का ये हुआ कि तेजस्वी यादव या यूं कहिए कि जो भी लालू परिवार से जुड़े लोग अगर चुनाव जहां से लड़ रहे हैं, आपने इतना काम वहां पर करा दिया है कि इस बार के चुनाव में आपके जेडीयू के या बीजेपी या एनडी के जो भी प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे। इतना काम कराया तो वोट मिलेंगे ना आपको, फिर आप हरा देंगे ना उनको। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि विकास पर जो ही बहस ले जाए तो आप उनसे पूछिए कि जनता दल यह कह रहा है, एनडीए यह कह रहा है कि भाई हमने उनके गांव में जो विकास किया है उसका रूपरेखा हम दे देते हैं। उनका जो गांव है, जवाब दीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कि काम किया है, इतना काम किया है, तो फिर वो अपने गांव का विकास, ठीक है, फिर तो वो जहां से भी लड़ेंगे, अगर आप बताएं कि अपने परंपरागत सीट से लड़ेंगे, वहां पर भी आप बता रहे हैं काम किया है, तो फिर इसका मतलब है कि एनडीए का प्रत्याशी जीतना चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, कहां इसमें कोई परेशानी है, इसीलिए तो नहीं बोल पा रहे हैं जब कहां से लड़ेंगे। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, विद्युपुर में जो हमने, नीरज जी मुझे ये बताइए, ये जेडीयू की लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई महागठबंधन से है, आरजेडी से है, आप तो अपनों से ही लड़ रहे हैं, आपको तो अपनों से ही लड़ने से फुर्सत नहीं हो रही है। नहीं, हम अपनों से नहीं लड़ रहे हैं और हमारा ध्यान केवल है, चूंकि अभी कोविड-19 का दौर है, मैं एलजेपी की बात कर रहा हूं, चिराग पासवान जी की बात कर रहा हूं। दायित्व था उस दिशा में हम लगा। अब वो देखिए, मैं अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मंत्री परिषद का सदस्य हूं। इस संदर्भ में जो आप पूछना चाहते हैं, इस संदर्भ में मुझे अधिकार नहीं है मंतव्य देने का, और इस पर कोई मैं मंतव्य दूंगा भी नहीं। अच्छा ये तो बता दीजिए ना, एनडीए का हिस्सा तो है ना एलजेपी? अरे भाई, जब राज्य के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या कहा गया है, किन बातों की चर्चा हुई थी भाई? लोकसभा चुनाव जीतने के क्रम में किन बातों की चर्चा हुई? तो 1 साल हो चुका लोकसभा चुनाव हुए ना, राज्य सरकार की उपलब्धियां, और इसके बदौलत जी 1 साल हो चुका है ना। गठबंधन बनते बिगड़ते वक्त नहीं लगता ना, नए साथी नए दोस्त। नहीं, देखिए ना, अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी आपके साथ आ चुके हैं। कभी आप उनको पानी पी कर कोसा करते थे, अब एक बार फिर से वाहवाही कर रहे हैं। वही उनसे बड़ा दलित नेता आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि यह सवाल तो हमसे पूछा जाना प्रासंगिक नहीं न है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो हम लोग किन बातों की चर्चा कर रहे थे? मैंने केवल एक ही बात ध्यान आकर्षित किया, यह ठीक है 1 वर्ष की अवधि गुजर गई तो स्वाभाविक है हम अपने आप को सुरक्षित किए, उसके बाद हम विधानसभा चुनाव में की तैयारी में लगे। अब कौन क्या बोलते हैं यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अब चुनाव का समय है। जो प्राकृतिक आपदा, कोविड-19 की आपदा और जो राज्य की जनता ने जिम्मेवारी दिया, उसका लेखा जोखा हमने दे दिया कि हमने 7 निश्चय पर सरकार आपसे जनादेश मांगा था और हमने ये काम किया। हम जनता की अदालत में हमने कल पेश किया है और यही हमारी पूंजी, इसी पूंजी की बदौलत हम जाएंगे। अच्छा, सरकार दोबारा आ रही है आपकी? मैं इसमें भी शक है क्या? तो कैदी राज चलेगा? बिहार में 2 ही लड़ाई है ना, कानून का राज या कैदी राज। अब इधर बताइए तो कैदी रहेगा कोई तिहाड़ का, कोई होटवार का, कोई बेउर का। वो तो माफी मांग रहे हैं ना, जो गलती हुई वो तो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पीछे अगर कुछ हुआ तो गलती हुई है, वो माफी मांगते हैं, वो तो माफी मांग रहे हैं। बताइए, अब हम लोग की परंपरा बिहार का क्या है? हम लोग माँ बाप पर गर्व करते हैं ना कि अपने माँ बाप के कर्म के लिए हम माफी मांगेंगे। हम माँ बाप के कर्म के लिए कोई माफी मांगते देखा है किसी बेटा को आज तक? ये तो पहला बेटा होंगे ना। हमारी परंपरा रही है अपने परिजनों का सम्मान करने का, अपने पूर्वजों का सम्मान करने का, और ये हम कहें कि हमारे माँ बाप ने गलती किया है, तो गलती कौन किया है ये बता दो, कौन कौन सी गलती की हो? सभी वर्गों की क्यों बात नहीं हो रही है यहाँ पर? अब खासतौर पर दलितों को लेकर एक बार फिर से क्यों लामबंद करने की कोशिश हो रही है, और कौन दलितों का बड़ा हितैषी है, इसकी होड़ मची हुई है?
नहीं, आप चूंकि मुझे पूरी बात नहीं कहने दिया, इसलिए आपने उसी सवाल को पकड़ लिया। मैंने संदर्भ की चर्चा की, आपने कहा कि बच्चों को फी देने के लिए नहीं है, तो मैंने आपको इस बात की चर्चा की कि जरा रिजल्ट शीट निकाल करके देख लीजिए, जब बिहार में वही बच्चे कैसे अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 20 में अगर 22 बच्चे आते हैं, एक नंबर मान लीजिए कि 440 हमको मार्क्स आया, इसे 6 बच्चे हो गए, तो उस सोशल कैटेगरी के बच्चे अगर आए तो इसका मतलब कि इकोनॉमिकली उनको सहयोग किया गया तब वो पढ़ पाए। अगर नहीं किया जाता तो नहीं पढ़ते। और समाज के सारे तबकों को, मैंने पहले आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि समाज के सारे तबके के बच्चों को स्कॉलरशिप बिहार में दिया जाता है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबके लिए है। मैंने एजुकेशन के संदर्भ में केवल यह कहा था आपको कि वह सबके लिए है, और समाज में बगैर तनाव पैदा किए। भाई हम लोगों ने अगर रोड बनाया तो उसमें गली बनाया तो कोई सोशल उसमें भेदभाव किया है, अगर बिजली दिया है तो उसमें कोई भेदभाव किया है, अगर इस विद्यालय बनाया है तो उसमें कोई भेदभाव किया है। सबके हमने तो कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की है, मंदिर की भी घेराबंदी की है। आप बिल्कुल किसी से, जेडीयू किसी से भेदभाव नहीं कर रही है। जेडीयू को अब तो आरजेडी के जो पूर्व विधायक जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनसे भी परहेज नहीं है। जेडीयू को तो अब जो लालू परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी परहेज नहीं है। आपको तो दामन हर किसी के लिए खुला हुआ है। किसी को किसी से परहेज नहीं है, जरा निकाल के देख लीजिए। ये जनता दल यू को तो आपने कह दिया, भाई 2015 में किसके नेतृत्व में लोग चुनाव जीते थे? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश जी गए थे लालू जी से मिलने के लिए। नहीं कह रहे हैं नीतीश जी गए थे लालू जी से मिलने के लिए। मैं आपको नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आप नहीं, रविंदर जी पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए, तब आप अपनी उसका भी जवाब हम देंगे। 2015 में जो माननीय विधायक थे उन्होंने क्या कहा था कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नीतीश जी को नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाना है? तो नीतीश जी के साथ रह गए थे, कौन गुनाह किए? जिनके नेतृत्व में विधानसभा में आए तो उनके साथ रह गए थे, गुनाह हो गया। दूसरी बात, जब प्रमाण है इसके पास, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, मेरे पास वीडियो है लालू जी का कि लालू जी ने कहा कि सबसे पहले हमने फोन किया था माननीय नीतीश कुमार जी को। इस सच को सच बोलना पड़ेगा, ये प्रमाण है। ये प्रमाण कब तक दबा कर रखेंगे? ये प्रमाण कब तक दबा कर रखेंगे? प्रमाण है नीरज कुमार, ये प्रमाण कब तक रखेंगे, कब सामने लाएंगे? अरे तो पूरे बिहार, ये तो 1.5 महीना पहले ही डिबेट का विषय बना था, उसी समय सारे तथ्य आ गए थे। मंत्री जी, मुझे एक आखिर में सवाल का जवाब आपसे लेना है, बिल्कुल साफ गोई से बताइएगा। कहा यही जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि जेडीयू के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव 2020 का अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव साबित होने जा रहा है। बतौर पार्टी, मैं बतौर घटक बात नहीं कर रहा हूं एनडीए की। मुझे जहां तक स्मरण है कि 2010 से लगातार जब चुनाव आया है तो जनता दल की भूमिका को नगण्य कर दिया जाता है उसके पहले। और जब चुनाव परिणाम आता है तो लोगों को लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जनाधार है, तब न राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। एकदम हम लोग को साफ कर देता है कि अब तो इनकी भूमिका खत्म हो गई, अब ये बिहार की राजनीति में नेपथ्य में चले गए। जी, जनता काम देखती है और जनता को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे लीडर हैं जिन पर लोगों का भरोसा है। उम्मीद भी उन्हीं से है, उम्मीद दूसरे लोगों से नहीं रहती है। तो सीटें कितनी आ रही हैं? अब भाई हम लोग कोई भविष्यवक्ता है, अगर भविष्यवक्ता रहते तो कोरोना के बारे में नहीं बता देते। राजनेता तो है हम ना। इतना जरूर दावा के साथ का इतना दावा के कि हमारी साथ सरकार आ रही है, इसमें कोई शक है तो ये भी बता दीजिए ना। चुनाव कौन कह रहे हैं सरकार हमारी आ रही है? आप ही ने तो कहा ना, जब हमने पूछा कि सरकार आपकी आ रही है, कोई शक है क्या? 40 लोकसभा सीट हमने नहीं, हमने इसलिए कहा ना कि अब आप ही कहिए कितना संख्या आएगा सीट का, तो ये मैं तो बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का जनता का जनादेश जो 39 सीट का आया है, भरोसा रखिए उसी के आसपास रहेंगे हम लोग। अब देखना होगा कि आपके भरोसे पर कितना भरोसा रखती है प्रदेश की जनता। आप हमारे साथ जुड़े, बिहार ई विमर्श में चर्चा की। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये तो प्रदेश सरकार के मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी साफ तौर पर यही दावा करते हुए कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और जितने भी दावे विपक्ष की तरफ से कर लिए जाएं वो निराधार साबित होने वाले हैं।